हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम करने वाले हैं आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आर डी शर्मा से अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 16 है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो उसमें दो पार्ट्स के अंदर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को, जिसके अंदर आपको मार्जिनल कॉस्ट या आपको मार्जिनल कॉस्ट दी होगी, मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा होगा, या फिर आपको मार्जिनल प्रॉफिट दे रखा होगा। तो उनसे हमें कॉस्ट फंक्शन कैसे बनाना है, रेवेन्यू कैसे बनाना है और बाकी चीज़ें किस तरीके से हमें निकालनी है, ये सब डिस्कस करेंगे। प्लस दूसरे जो वीडियो होगा इसके अंदर प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस, उसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर अप्लाइड मैथमेटिक्स का आपको हर एक कंटेंट मिलेगा, हर एक कंटेंट, चाहे वो एम एल भार्गव हो, चाहे एम एल अग्रवाल हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे सी बी एस ई हैंडबुक हो। सभी तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस चैनल के साथ हैं। और अगर आप इस चैनल के साथ हैं, वीडियोज़ आपको पसंद भी आती हैं, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस चैनल का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें द मार्जिनल कॉस्ट। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन हमने लिए, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए, एक्सरसाइज हो या एग्जांपल्स हो, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ताकि आपका पूरा कंसेप्ट भी अच्छे से कवर हो जाए और जो ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपके इसमें कवर हो जाए। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखा है यहाँ पर। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको दे दिया इसने 1000 माइनस 200x प्लस एक्स स्क्वायर। द फिक्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज रुपीज 9000। ये हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है इसने रुपीज 9000। और टोटल एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन आपको निकालना है, ये दे रखा है हमें 9000। ठीक है, और टोटल और एवरेज कॉस्ट, तो उसके लिए पहले आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना पड़ेगा। अब टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो आपके पास टोटल कॉस्ट लिख लो या उसे आप सिंपली सी एक्स लिख लो, बात एक ही है। इसको निकालने के लिए हमें मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करना होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखा है इसने 1000 माइनस 200x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया हमारे पास 1000x माइनस 200x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन तो आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको इंटीग्रेट हम कैसे कैसे कर रहे हैं, कौन सा रूल लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जो c होता है, उस c की वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे रखी होगी। जब तक आप c की वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक हमारा एक पर्टिकुलर आंसर नहीं निकलता है। अब इस c की वैल्यू के लिए इसने कहा कि जो फिक्स कॉस्ट है वो रुपीज़ 9000 है, और कुछ नहीं दिया हुआ। और कुछ नहीं दिया मतलब ये कह रहा है कि आप कुछ भी काम अगर नहीं कर रहे हो तो भी आपको फिक्स कॉस्ट तो इतना देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने कहीं पर रेंट पर कर लिया है तो आपको बिजली का बिल देना ही देना पड़ेगा। आपको जो अपने एम्प्लॉय रखे हैं उनकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। किराए पर अगर लिया है तो भैया उसका भी आपको पे करना पड़ेगा। तो जब भी आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, केवल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, इसका मतलब वो कह रहा है कि अगर आपका एक्स जीरो है, कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी ये फिक्स कॉस्ट के बराबर ही रहेगी, जो कि आपको दे रखी है 9000। अगर यहाँ पर फिक्स कॉस्ट के अलावा कुछ और कॉस्ट दे रखी होती है, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी होती, तो आपको एक्स भी देगा कि भाई इतना अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें इतनी कॉस्ट पड़ेगी। आगे भी करेंगे इस तरह के क्वेश्चन हम। तो अब यहाँ पर एक्स की जगह जीरो रखना है, सी एक्स की जगह 9000 रखना है। तो ये आपका सी एक्स था 9000, यहाँ पर जीरो रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 9000। तो इसका मतलब जो कॉस्ट फंक्शन है हमारा, ये क्या बना, यहाँ लिखते हैं इसको 1000x माइनस 100x स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और c की जगह रख देंगे 9000। तो ये तो आ गया आपका सी एक्स, यानी टोटल कॉस्ट फंक्शन। फिर आइए, आपसे एवरेज कॉस्ट भी पूछ रहा है, तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सी एक्स को एक्स से कर देते हैं डिवाइड। तो ये जितनी भी टर्म्स है सबको x से डिवाइड करके आप लिख दो। 1000x बाय x, 100x स्क्वायर बाय x प्लस एक्स क्यूब बाय 3x प्लस 9000 डिवाइडेड बाय x। जहाँ जहाँ पर x कट जाए वहाँ पर काट दो, बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट क्या बन जाएगी, 1000 माइनस
100x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 9,000 बाय एक्स, ये आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इज गिवन बाय मार्जिनल कॉस्ट इज दिस। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है, थोड़ा सा इसको जरा ठीक करें, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखी है एक्स फिर रूट एक्स प्लस 1, ठीक। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट ऑफ अप्लायंस इज ₹7800। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर एक्स हमारा 3 है, अगर एक्स हमारा 3 यानी 3 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस केस में जो कॉस्ट होगी आपकी, जो टोटल कॉस्ट है, ये बनेगी 7800। अब आपको कॉस्ट फंक्शन बताना है, ठीक है। अब कॉस्ट फंक्शन बताना है तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शन अगर आपको निकालना है तो आपको मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करना है। अब मार्जिनल कॉस्ट को आपको इंटीग्रेट करने के लिए ये x हो गया, ये रूट एक्स प्लस 1। अब रूट के अंदर यहाँ पर x प्लस 1 दो टर्म है, तो या तो आप इसमें सब्सटीट्यूशन लगाओ कि x प्लस 1 को आप t एज्यूम करके फिर स्टार्ट करो, या फिर आप इसमें डायरेक्टली भी करना चाहें तो डायरेक्टली कैसे करोगे, जो आपके पास रूट के अंदर बना हुआ है वही टर्म आप रूट के बाहर बना दो, ऐसे x प्लस 1। लेकिन जब आपने यहाँ पर प्लस 1 किया अपनी तरफ से तो भैया बैलेंस भी जरूर कर देना, ठीक है। खाली ऐसे मत छोड़ देना कि प्लस 1 कर दिया हमारा काम हो रहा है, नहीं। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ प्लस 1 किया तो बैलेंस करो उसको -1 इनटू में रूट एक्स प्लस 1। अब जो ये x प्लस 1 है, इस पूरे x प्लस 1 को लो और इसको रूट एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने रूट एक्स प्लस 1 के साथ, और यहाँ जो -1 बचा इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया रूट एक्स प्लस 1 के साथ। तो ये बन गया आपके पास x प्लस 1 की पावर 3/2, ये हाफ है पावर, ये 1 है पावर, तो 3/2 माइनस ये रूट एक्स प्लस 1। अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। अब ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि दोनों टर्म आपकी अलग अलग होगी, पावर रूल इसमें लगा दो, पावर रूल इसमें लगा दो। तो x प्लस 1 की पावर 3/2 है, तो यह आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 5/2। और आपको पता है कि जो ये पावर आती है उस पावर को हम रेसिप्रोकल करके यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ऐसे यहाँ पर x प्लस 1 की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3 प्लस में c। तो ये क्या बना आपके पास, कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। अब c की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ है, x अगर आपके पास 3 है तो cx इतना है, तो cx की जगह आप यहाँ पुट करो 7800, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर पुट कर दो 3, तो यह आ जाएगा 2/5, 3 प्लस 1 की पावर 2/5, 3 प्लस 1 की पावर 5/2, फिर माइनस 2/3, 2 प्लस 1 की पावर 3/2, और 3 प्लस 1 की पावर 3/2, और प्लस में c। अब ये आएगा 3 प्लस 1 4, 4 की पावर 5/2 है। अब 4 की पावर 5/2 को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसके जो डिनोमिनेटर में पावर है वो 2 है, मतलब अब अगर हम ऐसे लिखते 4 की पावर 1/2 तो ये 2 बन जाता, इस 4 का मतलब स्क्वायर रूट, और इसकी पावर आपको 5 भी दे रखी है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर पावर 5 है तो यहाँ पर भी पावर 5 कर दो, तो 2 की पावर 5 होता है 32, यानी इसको सॉल्व करके ये बन गया आपके पास 32। ऐसे ही यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 प्लस 1 वही स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करके आप इधर ले आओ, यह आ जाएगा 64 माइनस हो जाएगा ये 64/5, और ये हो जाएगा 8 टू 16/3, ये प्लस में हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया हमने 5 और 3 का, 15 एलसीएम आ गया। 15 से इसको मल्टीप्लाई करो, 15 8 120 बचे 12, 105 और 12 117, 5 3 जा 15, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 3 6 18 19, 16 पंजे 80। इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, 117, क्या दिक्कत कर रहा है बार बार, 117080 माइनस 192 डिवाइडेड बाय 15। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 2 8, 17 माइनस 9 8, 9 माइनस 1 8, इधर आ जाएगा 6 1 1।
अब यहाँ से पर मेरे ख्याल ये कटेगा तो है नहीं, 3 से चेक कर लो अगर कटता है तो। 24 तो ये हुआ है, 24 और 6 30, 30 और 2 32, 3 से भी नहीं कटेगा, यानी यही सी की वैल्यू आएगी। तो आपका जो आंसर है वो क्या बन गया, जो कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन आ गया आपके पास 2/5 x+1, x+1 की पावर 5/2, इधर से आ जाएगा 2/3 x+1 की पावर 3/2, और सी की जगह आ गया 116,888 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय दिस एंड द फिक्स कॉस्ट इज ₹18,000। तो पहले आपको कॉस्ट फंक्शन निकालना है, तो उसके लिए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 14,000 डिवाइडेड बाय √7x प्लस में 4। अब इसमें आप 14,000 को आप बाहर निकाल लो, ये रहेगा 1/√7x प्लस में 4। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, और अगर आप इसको डायरेक्टली करने में कुछ दिक्कत लगती है तो आप इसको 7x प्लस 4 को टी पुट करके यानी सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे करेंगे, जैसे आप 1/√x को इंटीग्रेट करते हो, 1/√x का इंटीग्रेशन जरूर याद रखना, सभी बहुत जगह काम आएगा। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो वही हम यहाँ पर लगाएंगे, 14,000 2 √x की जगह सारा कुछ ऐसे कैसे लिख देना। अब साथ में ये ध्यान रखना कि x का कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है, तो 7 से इसको डिवाइड और कर देना प्लस में c, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन है ये आ जाएगा 2000 इंटू में 2 √7x प्लस में 4। ठीक है, यानी 4000 √7x प्लस में 4 प्लस c। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए उसने फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, तो फिक्स कॉस्ट का मतलब पहले भी आपको बताया मैंने, x अगर 0 है तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वही टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाती है। तो यहां पर आपको cx की जगह 18,000 रखना है, x की जगह रखना है 0, तो ये तो 4,000 ही रहेगा। यहां पर ये 0 प्लस 4, तो 4 बचेगा रूट के अंदर, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ये हो गया 8,000, 8,000 को यहाँ आगे माइनस कर दो तो c की वैल्यू आ जाएगी 10,000। अब इस c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो कॉस्ट फंक्शन बन गया 4,000 7x प्लस 4 प्लस 10,000। ठीक है, अब आगे कहता है फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो उस केस में जो कॉस्ट फंक्शन होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, x की जगह 3 पुट कर दो, 7 इंटू 3 प्लस 4, तो 7 इंटू 3 21 हो गया, 21 प्लस 4 25, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 20,000 प्लस 10,000 ये हो गया, यानी 30,000 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछता है उसी लेवल ऑफ आउटपुट पर पूछता है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट हमें पता है कि टोटल कॉस्ट को आप x से डिवाइड कर दो, तो एवरेज कॉस्ट क्या बन जाएगी इसकी, जो आपके पास C3 आया उसी को 3 से डिवाइड कर दो। अगर लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो जाए, भाई कॉस्ट अगर वो 3 पे पूछ रहा है और एवरेज कॉस्ट किसी और पे पूछ रहा है, तो पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लो कॉस्ट को x से डिवाइड करके, उसके बाद फिर आप x की वैल्यू पुट करना। लेकिन अब यहाँ पर दोनों का लेवल ऑफ आउटपुट सेम है, तो सीधा आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर आई है 30,000, उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ गया आपके पास 10,000। तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ ही ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया फिनिश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पे चलते हैं, कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 150 प्लस e raised to power x by 2, where x is the number of unit produced. If x increases from 200 to 400, find the total increase in the cost. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको अगर x जो है वो 200 से 400 होता है, तो फिर आपको इसकी टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है ये बताना है। तो जब आपको ऐसे लिमिट दे दी जाए कि भाई इतने से इतना इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन हो गया। तो आपको क्या करना है, इसमें इंक्रीज इन कॉस्ट निकालना है, इंक्रीज इन कॉस्ट। तो अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप पहले इसकी कॉस्ट फंक्शन निकाल लो, कॉस्ट फंक्शन निकाल कर एक बार उसमें 200 पर वैल्यू निकालो कितनी आएगी, और एक बार 400 पर वैल्यू निकालो कितनी आएगी, और उन दोनों को कर दो आप माइनस।
ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली क्या करो, जो मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखी है इसको आप इंटीग्रेट कर दो और डेफिनेट इंटीग्रल निकाल दो इसका 200 टू 400। ये तरीका छोटा पड़ेगा, इसमें आपको कॉस्ट फंक्शन अलग से निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा 150x, इसका इंटीग्रेशन हो गया। e की पावर x/2 का x/2 रहेगा और x का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो है 1/2, तो डिवाइडेड बाय 1/2। अब डेफिनेट इंटीग्रल में आपको c की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 150x प्लस में 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x/2 और यहाँ पर आप लिमिट लगा देंगे 400 से लेकर 200। तो पहले आप 400 पुट करो यहाँ पर, प्लस 2 इंटू में 400/2 यानी सीधा 200 लिख दें, माइनस आप 200 पुट करो, प्लस 2 e की पावर 200/2 मतलब 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, उसके बाद आ जाएंगे 3 जीरो 60,000। पहले मैं ये ले लेता हूँ, 15 2 जा 30,000। इन दोनों को लेते हैं, यहाँ पर देखो 2 और e की पावर 100 कॉमन निकाल देते हैं, तो इधर e की पावर 100 बचेगी, इधर बचेगा, यहाँ पर माइनस का साइन ऐसे आएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास माइनस, है ना। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस साइन लगता है ना, तो यहाँ जाएगा -1। तो 60,000 माइनस 30,000 30,000 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 2 e की पावर 100। इसमें और तो कुछ आप कर नहीं सकते, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है फर्म हैज़ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन गिवन बाय दिस, a अपॉन में a प्लस बी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए x प्लस बी। तो यहाँ पर x है इधर, ठीक है, ये है x। where x is the output and a b c are constant, show that the demand function is given by this। अब डिमांड फंक्शन निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा रेवेन्यू फंक्शन, और रेवेन्यू के लिए आपको मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, तो जैसे मार्जिनल कॉस्ट में हमने निकाला था, ऐसे रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए आपको मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे a अपॉन में x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c। अब यहाँ पर x प्लस बी है, तो या तो आप सब्सिट्यूट करके करो x प्लस बी को t करके, या आप डायरेक्टली करो। डायरेक्टली कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करना है आपको 1/x² का, तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है ऊपर, उसको तो ऐसे कैसे रहने दो, तो -a/x, x की जगह ये आ जाएगा x प्लस बी। ठीक है, जब भी किसी भी इंटीग्रेशन में अगर कोई लीनियर फंक्शन रिप्लेस हो रहा है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। माइनस c की जगह आ जाएगा cx, ठीक है, प्लस में जो कैपिटल C लिखते हैं यहाँ पर आप उसको कैपिटल A लिख लो, क्योंकि C दोनों एक जैसे हो जाते हैं, या K लिख लो। ठीक है, यहाँ पर दिखा देंगे वेयर K इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आप C की जगह किसी और को चेंज करते हो तो यहाँ पर आप दिखा देना कि ये आपने क्या लिया है, क्योंकि नॉर्मली हम C यूज करते हैं। अब जैसे फिक्स कॉस्ट जब दी होती थी तो उससे हम कॉस्ट की वैल्यू निकाल लेते थे, सी की वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पर सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आप कुछ अभी सेल नहीं कर रहे। अब जब कुछ सेल नहीं कर रहे तो रेवेन्यू कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कॉस्ट वालों में क्या होता है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी आपको फिक्स कॉस्ट तो भैया पे करनी होती है, लेकिन रेवेन्यू में तो आप सेल कर रहे हो। जब आप कुछ सेल ही नहीं करोगे तो आपको कुछ भी मिलना नहीं है। तो इसका मतलब एक्स अगर आपके पास 0 है तो इस मीन्स उसका जो रेवेन्यू है ये भी 0 आएगा। तो जो ये रेवेन्यू आपके पास आया है इसको रख दो 0, इधर आप x की जगह 0 डालोगे तो 0 प्लस b हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस में k, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी a/b। ठीक है, k आ गया। अब इस k को आप पुट कर दो यहाँ पर, तो रेवेन्यू फंक्शन बना -a/x प्लस बी माइनस cx प्लस में a/b। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि डिमांड फंक्शन है वो ये है, x की जो वैल्यू है वो ये है। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन होता है p को जब आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें जो p होता है वो डिमांड फंक्शन होता है। ठीक है, रेवेन्यू का जो फार्मूला होता है, रेवेन्यू का फार्मूला होता है हमारे पास p इंटू में x। तो अब रेवेन्यू आपके पास ये आ रखा है,
ठीक है, आपको डिमांड फंक्शन बताना है यानी पी बताना है। तो जो डिमांड फंक्शन आपके पास है यहाँ पर माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस में बी माइनस सी एक्स प्लस में ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू पी एक्स, ये होता है। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालने को ये बोल रहा है। अगर इसे सिंपली आपसे डिमांड फंक्शन पूछता तो आप ऐसा कर सकते थे कि भाई आपने x को इधर लाके इसके साथ आप सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ पर जो प्रूव करना है उस प्रूव करने में x की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू पूछने का मतलब है कि आप x वाली टर्म को सबको एक तरफ करेंगे और आपको वहाँ से सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि माइनस से एक्स को उधर लेके जाएँ, एक तो ये आ गया माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस बी प्लस में ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस में पी एक्स। ठीक है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। c प्लस में p इंटू में x। यहां से आपको x की वैल्यू निकालने के लिए करना ये पड़ेगा कि आप पहले एलसीएम लो, x प्लस बी इंटू में b, इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू सी प्लस पी इंटू में एक्स। माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल। अब हमारे पास जो बचा है यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास बचा है ए एक्स अपॉन में एक्स प्लस बी, ए एक्स अपॉन में एक्स प्लस बी इंटू में एक्स इंटू में बी इक्वल्स टू में सी प्लस में पी एक्स। अब देखो ये वाला x इससे कैंसिल हो गया, अब x सिर्फ इसमें रह गया, तो इसको आप उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो a अपॉन में b और c प्लस पी इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। अब ये जो b है इसको लेफ्ट में ले आओ, तो a अपॉन में b c प्लस पी माइनस बी इक्वल्स टू एक्स। तो ये आपका डिमांड फंक्शन आ गया, a अपॉन में b c प्लस पी माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है आपसे कि इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज दिस। मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, फाइंड अ टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो पहले टोटल रेवेन्यू निकालते हैं, उसके लिए वही काम करना है आपको। रेवेन्यू निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना है मार्जिनल का, यानी 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, प्लस में 2 भी है। अब इसका इंटीग्रेशन पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 और 2 का आ जाएगा 2x प्लस में c। अब यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन तो आ गया, लेकिन सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ भी आपको कुछ नहीं दे रखा। ये चीज़ जो चीज़ है ये बाद में आपको बतानी होगी, लेकिन रेवेन्यू की जो फंक्शन आएगा उसमें सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया तो हमेशा आपको क्या करना है, एक्स को 0 लेना है, तो उस केस में जो रेवेन्यू होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 पुट किया हमने, माइनस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 0 1 हो जाएगा, इधर से 2 इंटू में 0 0 हो जाएगा, प्लस में सी, तो इसको इधर लेके जाएंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो रेवेन्यू फंक्शन बन गया माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस में 1। अब आगे कहता है कि आल्सो फाइंड द टोटल रेवेन्यू व्हेन द प्राइस इज रुपीज 2.20। यहाँ पर ये क्वेश्चन में खेल गया, यहाँ पर क्वेश्चन में खेल गया। अगर ये सीधा आपको कहता है कि भाई क्वांटिटी इतनी है, तो क्वांटिटी आप x की जगह पुट करते और आपका रेवेन्यू निकल जाता, लेकिन भाई साहब ने कह दिया कि प्राइस है रुपीज 2.20, क्वांटिटी नहीं है, तो p तो यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर हम क्या करें अब, तो हमें पता है कि जो रेवेन्यू फंक्शन होता है, जो रेवेन्यू फंक्शन होता है उसको हम ऐसे भी निकालते हैं, p इंटू एक्स। तो अब रेवेन्यू आपके पास ये दे रखा है, p आपको दे रखा है, x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, रेवेन्यू आपके पास आ गया माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू p की जगह आ जाएगा 2.20 इंटू में x। इसका डेसिमल और हटा लेते हैं, तो 1 0 1 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 11 पे, 2 से कट जाएगा ये 5 पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, या पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 1 एलसीएम आ गया, इधर से माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस में 2x और 1 से करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 11x अपॉन में 5। देखो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल अभी हो नहीं रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू में 2 10x स्क्वायर, 5 इंटू में 2 10x प्लस में 5x इक्वल्स टू, अब यहाँ 11x है, 11x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x स्क्वायर
प्लस 11x। अब यहाँ पर देखो ये 10x² को उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो रह जाएगा आपके पास x² खाली। ये 10 + 5 15, 15 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो आ जाएगा -4x। तो यहाँ से x कॉमन निकाला हमने, x - 4 = 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से +4 आएगी। अब x की वैल्यू 0 तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्योंकि x अगर 0 है तो रेवेन्यू तो कुछ होगा ही नहीं, तो प्राइस देने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसका मतलब x = 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो उस केस में जो रेवेन्यू क्या होगा आप सीधा यहां पर पुट कर देना। अब यहां पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम यहां पर पुट कर देंगे, क्योंकि आपको प्राइस दे रखा है 2.20 और ये आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 8.80 रुपीज़। अगर आप यहाँ भी पुट करके निकालोगे बात वही पढ़नी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता था मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म आर गिवन बाय दिस, where x denote the level output, compute the maximum profit of the firm given that the initial fixed cost is ₹100। तो अब या तो आप ये काम करो कि मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से कॉस्ट फंक्शन बनाओ, मार्जिनल रेवेन्यू की हेल्प से रेवेन्यू फंक्शन बनाओ, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेकर प्रॉफिट फंक्शन बनाओ, फिर उसका मार्जिनल प्रॉफिट निकालो, मतलब इसका डेरिवेटिव करो dp/dx, तो उससे मार्जिनल प्रॉफिट आएगा। या हम सीधा ये भी कर सकते हैं कि जब आपको मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है, तो हम सीधा मार्जिनल प्रॉफिट भी तो निकाल सकते हैं। तो मार्जिनल प्रॉफिट मतलब सीधा हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। अब जो मार्जिनल वैल्यू आती है वो आती कैसे है, डेरिवेटिव करने के बाद, यानी जो मार्जिनल प्रॉफिट है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो dp/dx, क्योंकि जब प्रॉफिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्जिनल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू आपको दे रखा है 12, मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखा है 4 प्लस में 0.08x। तो आपके पास इस डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 12 - 4 8 हो गया, -0.08x। ठीक है, ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है, यानी ये मैक्सिमम मिनिमम वाला जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है। अब मैक्सिमम मिनिमम वाले कंसेप्ट में हम क्या करते थे, पहले डेरिवेटिव निकालते थे, डेरिवेटिव निकालने के बाद 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव से चेक करेंगे कहाँ पर मैक्सिमम होगा कहाँ पर मिनिमम होगा। तो ऑलरेडी डेरिवेटिव तो आपके पास आ गया प्रॉफिट का, तो यानी इसको आप सीधा पुट करो 0, जिससे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाए, यानी 8 माइनस इसका डेसिमल हटाकर ही पुट कर देता हूं मैं, इसको इधर लेके जाएंगे, 8 = 8/100 x, 8 से 8 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 100, यानी जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो आपका 100 आ गया। अब इस पर चेक करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम है या नहीं, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, आएगा -0.08, यानी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब हो गया कि प्रॉफिट मैक्सिमम तो आ गया, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x = 100। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो भी तो हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए प्रॉफिट फंक्शन चाहिए। अब प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालेंगे, बट डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन आपके पास आ रखा है, उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। या आप सीधा ऐसे भी कह सकते हो कि प्रॉफिट फंक्शन निकालना है तो जो मार्जिनल प्रॉफिट है उसको आप डेरिवेटिव कर दो। अब मार्जिनल प्रॉफिट मतलब dp/dx, ये कितना था 8 - 0.08x, 8 - 0.08x, इसको आपको कर देना इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करा आ गया 8x - 0.08x² प्लस में c, तो प्रॉफिट फंक्शन बन गया आपका 8x - 0.04x² प्लस में c। अब इस c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस c की वैल्यू निकालने के लिए इसने आपको दिया कि जो कंप्यूट द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फर्म गिवन दैट इनिशियल फिक्स कॉस्ट इज ₹100, यानी स्टार्टिंग में फिक्स कॉस्ट आपको 100 देनी है। इसका मतलब हो गया कि आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो तो 100 रुपये तो आपको देने ही है। तो हमारे पास अब कॉस्ट फंक्शन नहीं ध्यान रखना, हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है। तो यहाँ पर जब हम पैसे दे रहे हैं, फिक्स कॉस्ट के हम पैसे पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कितना हो गया, 100 रुपये का नुकसान हो गया। तो अगर x को हम 0 लेंगे कि हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी, इसलिए जो प्रॉफिट होगा हमारा वो कुछ भी नहीं है बल्कि हम लॉस में है अभी। तो px की जगह आप -100 पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू -100 आ गई, इसको पुट करो यहाँ पर, तो ये बन गया आपका प्रॉफिट फंक्शन 8x - 0.04x² -100। अब उसके बाद आपको निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा
किस लेवल ऑफ आउटपुट पर, इस पर। यानी x की वैल्यू अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। तो 8 इंटू में 100 माइनस इसको 4/100 ही कर देते हैं, इंटू में 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 हो गया, माइनस 100। तो 800 माइनस 400 माइनस 100, यानी आंसर आ गया 300। तो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा हमारा 300। नेक्स्ट में कहता है कि मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट मार्जिनल रेवेन्यू टू बी दिस। मार्जिनल रेवेन्यू आपको दे दिया 10/√x। When the level of production is x unit, the marginal cost has been found to be this। ये marginal cost होगी 2/5x। Suppose the manufacturer rupees 520 when the level of production is 16। मैन्युफैक्चरर कॉस्ट होगा यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर कॉस्ट है, होना चाहिए प्रॉफिट है, मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर उसका प्रॉफिट जो है वो 520 रुपीज़ है। कब? व्हेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 16, यानी जब x की वैल्यू 16 होगी तो जो उसका प्रॉफिट होगा वो होगा 520 रुपीज़। तो व्हाट इज द मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट व्हेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 25 यूनिट, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह ही कुछ कुछ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर भी आप सीधा क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस करके आप डेरिवेटिव ऑफ, या सीधा मार्जिनल प्रॉफिट ही लिख लेता हूँ मैं। मार्जिनल प्रॉफिट आप निकाल दो 10/√x माइनस 2/5x। अब इसकी हेल्प से आप प्रॉफिट फंक्शन निकालो, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ नहीं दे रखा हमें, तो हम सीधा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट के लिए आपको सीधा इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो 10/√x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 10, तो ऐसे कैसे रहेगा, 1/√x का हो जाएगा 2√x, इसका आ जाएगा माइनस 2/5x² प्लस में c, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 20√x माइनस x² प्लस में c। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए इसने आपको दे रखा था, जो मैन्युफैक्चरर है उसका प्रॉफिट है 520 रुपीज़ व्हेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 16, यानी अगर x की वैल्यू 16 है तो जो प्रॉफिट है वो 520 है। तो यहाँ प्रॉफिट की जगह 520 पुट कर दो, यहाँ √16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस में c, यहाँ आ जाएगा 4 को इससे करोगे 80 हो गया, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256 अपॉन में 5 प्लस में c, ठीक है। इसको यहाँ लगे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 440, तो c की वैल्यू आएगी 440 माइनस, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये 256 अपॉन में 5। 256 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 से तो ये आ जाएगा आपके पास 51.2। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 491.20, ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। तो जो प्रॉफिट फंक्शन है, ये बन गया हमारे पास 20√x माइनस x² अपॉन में 5 प्लस 491.2, ये आपके पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट व्हेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 25। अगर x की जगह 25 है तो आपका लेवल ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, x की जगह 25 रख दो यहाँ पर, तो 20 इंटू में √25 माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन में 5 प्लस 491.2, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 5 इंटू में 20 यानी 100 हो गया, 625 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 125 आएगा, 100 में से इसको माइनस करोगे -25 प्लस में 491.20 माइनस कर दो,
माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.20, 11 माइनस 5 6, 8 माइनस 2 6, 4। तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 4,666.20। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला जो पार्ट है हम इसको यहीं पर ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस है उसके क्वेश्चन हम करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।